तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेक्टम कैंसर बेसिकली होता क्या है। तो अगर आप ये देखें, ये हमारी छोटी आंत यहाँ पे खत्म हो गई है, बड़ी आंत स्टार्ट हो गई है। ये राइट साइड की है, ये बीच वाली है, ये लेफ्ट साइड की है। तो जो इसका निचला भाग होता है, जहां से हम अपना मल या स्टूल पास करते हैं, स्टोरेज होती है, उसको बोलते हैं रेक्टम। तो कई बार हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे कोलोन में, रेक्टम में कैंसर होता है। तो जीआई कैंसर, जो पेट के कैंसर है, उसमें से काफी कॉमन है ये कोलोन और रेक्टल का कैंसर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, अगर तो रेक्टल कैंसर है ऊपर की साइड में, तो हम इसको कट करके लैट्रिन का रास्ता बचा सकते हैं। बट अगर ये निचले भाग में आ गया, अगर आप ये देखें, ये जो दिख रही है, जैसे हमारे शरीर में और जगह पे मसल रहती हैं जो कंट्रोल करती हैं, यहाँ पे भी हमारी एक मसल रहती है जो कि हमें कंट्रोल देती है, जो कि हमारा स्टूल पास करने का कंट्रोल करती है। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। तो जब ट्यूमर इसके आसपास रहता है तब इसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर ये देखें हम, ये साइड से ये फीमेल है जिसमें कि आगे हमारे पेशाब की थैली है, ये यूट्रस है, ये रेक्टम है। ऐसे ही मेल्स में भी ये ब्लैडर है और पीछे की साइड में ये रेक्टम है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें ये आसपास के ऑर्गन से कितना पास में है। देखो यूट्रस के कितना पास है, यहाँ पे इसमें ब्लैडर के पास कितना है, नीचे प्रोस्टेट वगैरह रहता है, उसके भी बिल्कुल पास में रहता है रेक्टम। और स्टोमा बैग क्या रहता है, अगर देखो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर वो जो स्फिंक्टर मसल है, अगर उसके अंदर ट्यूमर चला गया है तो हमें रेक्टम की सर्जरी करके ये भाग पूरा निकालना पड़ता है। तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम स्किन पे ले आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलोस्टोमी। तो ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्परेरी हम कब करते हैं, जबकि हमें जो रास्ता हमने बनाया है उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए, जस्ट कि स्टूल वगैरह, लैट्रिन वगैरह वहां ना जाए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। बट जब हम पूरा लैट्रिन का रास्ता नीचे से निकाल ही देते हैं तो ये परमानेंट स्टोमा बैग लग जाता है। और काफी पेशेंट्स हमारे जिनको भी हम ये ऑफर करते हैं कि आपको परमानेंट बैग लगेगा, वो इससे काफी घबराते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं करते हैं। तो अभी जो हमारी जो आधुनिकता आई है सर्जरीज में, कैंसर सर्जरीज में, और हमारी जो कोशिश रहती है, वो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो ट्यूमर है रेक्टम में, उसको हम जितना छोटा से छोटा करके, श्रिंक करके लैट्रिन का रास्ता बचा पाए पेशेंट का, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट कर पाए। अगर वो कंप्लीट नहीं करेंगे तो बीमारी और जगह पे भी जा सकती है। अभी तो रेक्टम में ही थी, लिवर में, लंग्स में स्टेज 4 बीमारी हो सकती है, फिर वो हमारे हाथ से केस बाहर निकल जाता है। तो हमारी तरफ से मेन कोशिश ये है कि हम परमानेंट बैग पेशेंट को ना दें और लैट्रिन का रास्ता बचा पाए। तो हमारे पास ये आए थे मेल, 71 इनकी एज थी। इनको नीचे लैट्रिन के रास्ते से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही थी, थोड़ा इनको डायरिया वगैरह, इनके बाउल हैबिट्स चेंज हो गए थे। तो इनको हमने कार्सिनोमा रेक्टम, जिसको कि रेक्टम का कैंसर कहते हैं, ये इनका एमआरआई है, देखें अगर आप, तो इनको यहाँ पे ये रेक्टम का कैंसर है। तो इसको अब अगर डिस्टेंस देखिए, जो मैंने मसल बताई थी आपको, ये मसल, ये वाली मसल है, तो इससे कितना पास में है ये देखिए, ओनली 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मेन चैलेंज ये था कि हम इनका एक तो कैंसर भी निकाल लें, साथ में इनका ये जोड़ के हम इनका परमानेंट स्टोमा बैग बचा पाए। तो हमने इनको ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया। हमारे यहाँ पे हर केस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया जाता है। जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि बेस्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में, वहां की भी सेम अप्रोच है, जिसके अंदर की हर केस कीमो वाले डॉक्टर, रेडिएशन वाले डॉक्टर, सर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट सब मिलके एक साथ पेशेंट का डिसाइड करते हैं कि इसका आगे ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो हमने इसका डिसाइड किया। पहले हमने इस पेशेंट को रेडिएशन और कीमोथेरेपी दी, जिससे कि हमने ये ट्यूमर छोटा किया। उसके बाद फिर हमने एमआरआई किया 6 हफ्ते के बाद, एंड देन हमने इसको रोबोटिक सर्जरी की मदद से हमने यहाँ पर इसको कट करके ये ट्यूमर निकाल के, इसका रास्ता जोड़ के, इसका परमानेंट बैग हमने बचा लिया सर। तो अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि रोबोटिक सर्जरी का क्या मकसद था इसमें। देखो, जब सर्जरी स्टार्ट हुई थी कैंसर की भी या किसी चीज की, सारी बड़ा चीरा लगा के होती थी, ओपन सर्जरी बोलते थे उसको। पेट के ऊपर बड़ा चीरा रहता था, पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन थोड़ा ज्यादा रहता था, पेशेंट काफी देर तक बेड पे लेटा रहता था, उसका डिस्चार्ज भी लेट होता था। तो उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने, सर्जन्स ने सोचा कि क्यों ना हम इसको छोटे छोटे होल से लंबे इंस्ट्रूमेंट डाल के सर्जरी करें, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये करने से
अगर हम वैसी ही सर्जरी करें जैसे ओपन में कर रहे हैं पर की होल से कर दें तो पेशेंट की रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को पेन भी बहुत कम होता है, पेशेंट जल्दी से डिस्चार्ज होता है, पेशेंट खाना खाने में जल्दी लगता है। तो ये होती है की होल सर्जरी। इसी की होल सर्जरी में सबसे एडवांसमेंट जो अब आ गई है उसको बोलते हैं रोबोटिक सर्जरी। सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी सर्जन ही करता है, पर वो इस मशीन के ऊपर बैठ के करता है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि रोबोट होता क्या है। तो ये हमारे 3 पार्ट है देखो रोबोट के। ये पहला पार्ट है, इसकी देखो 4 आर्म है, 1 2 3 4। ये पेशेंट के ऊपर अटैच होती हैं। ये है विजन कार्ड, इसके ऊपर जो हम सर्जरी करते हैं वो हमें दिखती है, प्लस जो हमारा असिस्टेंट जो हमें असिस्ट कर रहा होता है सर्जरी में उसको भी इस पे दिखती है। ये है जो पेशेंट जो जहाँ पे सर्जन बैठता है, सर्जन कंसोल बोलते हैं इसको। इसमें देखें आप, ये बाइनोकुलर जैसी बनी हुई, इसके अंदर से हम देखते हैं, इसके अंदर से हमें 3D विजन आता है। आजकल आपने सुना होगा 3D 4D का जमाना है, तो जितनी 3D में हम डेप्थ परसेप्शन में क्लियर विजन से सर्जरी कर पाते हैं इसमें, वो किसी और तरह की सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। ये लेटेस्ट डा विंची एक्सआई रोबोट है जो कि फोर्टिस मोहाली में अवेलेबल है। इसकी मदद से यहाँ से देखो हाथों के कंट्रोल है, यहाँ पे ये पाँव के कंट्रोल है। तो बेसिकली ये तीनों ही थिएटर के अंदर रहते हैं, पेशेंट के ऊपर ये अटैच रहती हैं आर्म्स, और सर्जन यहाँ बैठ के सर्जरी करता है। तो ये जैसे मैंने आपको एडवांटेज बताई, ये देखिए ऐसे हमारा हाथ कंट्रोल है। अगर जो हमें लेप्रोस्कोपी की बात कर रहा था की होल सर्जरी की, उसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वो सिर्फ ऐसे काम कर सकते हैं सीधा, बट जो रोबोट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पूरा रिस्ट लाइक मूवमेंट है। जैसे कि ओपन सर्जरी में रिस्ट लाइक मूवमेंट होती है, ऐसे ही इसमें भी रिस्ट लाइक मूवमेंट है। तो उससे क्या रहता है, हम सर्जरी जहाँ की करना चाहते हैं उसके बिल्कुल पास में जाके हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को हम सेव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस 3D विजन, जैसे मैंने आपको बताया 3D विजन में हमें बहुत अच्छे से अंदर दिखता भी है। तो ये देखिए ये सेटअप है ओटी का, ये ऑपरेशन थिएटर का सेटअप है। ये देखिए सर्जन कंसोल है, सर्जन पे बैठा है। ये आर्म्स है जो पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है, इसके ऊपर आर्म्स लगी हुई है, यहाँ पे असिस्टेंट है, यहाँ से सर्जरी हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि रोबोट ऑपरेशन थिएटर के अंदर रहता है, रोबोट सर्जरी नहीं करता है, सर्जरी सर्जन ही परफॉर्म करता है, बट उसकी जो प्रिसीजन ऑफ सर्जरी है, जितनी मतलब करेक्टिवनेस से वो सर्जरी परफॉर्म कर सकता है, वो हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में जो हमने आज केस डिस्कस किया, उस केस के अंदर क्योंकि रेक्टम कैंसर की सर्जरी थी वो काफी डीप होती है, बहुत नीचे जाके होती है, तो इसमें 3D विजन मिली, हमें बेटर विजन मिली, इंस्ट्रूमेंट लंबे थे, तो हम नीचे जाके वो लैट्रिन का रास्ता बचा पाए ट्यूमर निकालते हुए, और परमानेंट स्टोमा बैग पेशेंट का बच गया। तो एक दो मैं वीडियो आपको थोड़ी दिखाना चाहूंगा इसमें। ये हमारे पेशेंट थे एक्चुअली, इनका they were kind enough to give us testimonial also। तो पहले हम देख लेते हैं थोड़ा कि रोबोट सर्जरी का एक छोटा सा वीडियो है इसमें। ये थोड़ी सी एक एनिमेशन है जिसमें बता रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया वो ऐसा क्या है। ये देखिए छोटे छोटे होली होते हैं इसमें, पूरा बड़ा चीरा कुछ नहीं लगता। ये रोबोट की देखो आर्म्स आ गई, ये कंसोल होता है जिसपे सर्जन बैठता है, यहाँ पे बैठते हैं देखो सर्जन, यहाँ पे बैठते हैं, ऐसे सर्जरी करते हैं, और ये जो आर्म्स हैं ये पेशेंट के ऊपर जाके अटैच होती है। इसके अंदर से हमारे इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी, ये देखिए ये विजन है हमारी, ये जैसे हम बाइनोकुलर टाइप की विजन होती है, 3D विजन है, इसमें से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं अंदर और सर्जरी परफॉर्म करते हैं, बट कंट्रोल सारा सर्जन के पास है पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप सेल्फ कर रहे हैं सर्जरी, पूरा यहाँ कैमरा जा रहा है देखो अंदर, ये कैमरा अंदर जाएगा, ये 3D विजन देगा हमें अंदर जाके। ये देखिए ऐसा हमें दिखेगा, ये तो एनिमेटेड है, ये रियल नहीं है। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अंदर जाएंगे, कुछ सीजर होती हैं, कुछ पकड़ने के लिए होता है, ऐसे कितने मल्टीपल इसके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैठ के ये विजन के अंदर यहाँ से हम देख रहे हैं, और उसकी ये हमारी मूवमेंट आ रही है, ये हमारा कंट्रोल सारा यहाँ से है देखिए। तो इसमें सेम ही कंट्रोल आता है, ये देखिए अंदर अंदर मूवमेंट ऐसे हो रही है, ये पकड़ के हम इसको कट कर रहे हैं, तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है और वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो एक और वीडियो में आपको दिखाना चाहूँगा।
अच्छा, जैसे मैंने रिकवरी की बात की थी, ये पेशेंट का देखिए डे 1 का पिक्चर है आपका। अगर ओपन सर्जरी में किसी ने कभी देखा होगा, पेशेंट 5-6 दिन तक लेटे रहते थे बेड पे। अब इसमें पेशेंट ये डे 1 पे अपने आप से देखिए चल रहे हैं विदाउट एनी सपोर्ट। तो ये एडवांटेज होता है हमारा की होल सर्जरी करने का। तो ये पेशेंट काफी काइंड इनफ थे, इन्होंने हमें एक टेस्टिमोनियल भी दिया था अपनी सर्जरी का एक्सपीरियंस के बारे में। आवाज थोड़ा बढ़ा देना। आजकल काफी आधुनिक तरीके से इवॉल्व हो चुका है। पहले इस तरह के पेशेंट जितने भी होते थे उसमें पूरा लैट्रिन का रास्ता निकालना पड़ता था, जिसमें कि हमें पेशेंट को परमानेंट बैग देना पड़ता था। अगर आप साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, मतलब वैसे अगर नॉर्मल पेशेंट को अपना जीवन व्यतीत करना है, अगर उसको स्टोमा बैग लग भी जाता है तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या कि इंडिया में ये बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते, पेशेंट के रिलेटिव्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट अपना ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ देते हैं। तो मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि सर्जन ऐसे सर्जन के पास जाएं जिनके पास ये एक्सपर्टीज है कि वो लैट्रिन का रास्ता बचा पाएं। अगर वो भी सर्जन ऐसा बोल रहे हैं कि आपके लिए ये जरूरी है कि लैट्रिन का रास्ता निकालने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट होगा, तो प्लीज उससे ना घबराएं, अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। अगर स्टोमा बैग लग भी जाता है तो भी आगे का जीवन में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्जन अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं आपका बचाने का। आजकल अगर रोबोटिक सर्जरी से ट्रीटमेंट होती है तो बहुत चांसेस हैं कि स्टोमा बैग ना भी लगे और लैट्रिन का रास्ता बच जाए। तो प्लीज अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, इससे घबराएं नहीं। आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट इन सर्जिकल ट्रीटमेंट, रेडिएशन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट हो चुका है रेक्टल कैंसर के ट्रीटमेंट में। थैंक यू।